चलिए अर्थव्यवस्था की इस बेहद दिलचस्प दुनिया में सीधे गोता लगाते हैं। अर्थशास्त्र कोई बोरिंग नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये तो रियल लाइफ की कमाल की सिनेमाई कहानी है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमी के असली काम करने के तरीके को समझना चाहते हैं। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर भारत में महंगाई को मापा कैसे जाता है। हम 2024 के उस ऐतिहासिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपग्रेड को डिकोड करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और साथ ही ये भी देखेंगे कि दुनिया के किसी दूर कोने में होने वाला कोई जियोपॉलिटिकल शॉक सीधे हमारी अर्थव्यवस्था से कैसे टकराता है। तो आज के सफर का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, दो लेंस WPI और CPI। दूसरा, 2024 का बेस ईयर अपग्रेड। तीसरा, नए CPI बास्केट के अंदर क्या है। चौथा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपनाना। और पांचवां, रियल वर्ल्ड शॉक्स और इन्फ्लेशन। सेक्शन 1, टू लेंसेज, WPI और CPI। महंगाई को मापने के इस पूरे साइंस को समझने के लिए सबसे पहले उन दो मेन आर्थिक कैमरों या लेंस को सेट करना होगा जिनका इस्तेमाल अर्थशास्त्री करते हैं। इकोनॉमी में कीमतों के उतार चढ़ाव को मेनली दो अलग अलग लेंस से देखा जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI, इसे एक वाइड एंगल लेंस की तरह सोचिए। ये थोक के भाव में प्रोड्यूसर के लेवल पर चीज़ों को कैप्चर करता है और इसमें सर्विसेज शामिल नहीं होती। दूसरी तरफ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। ये एकदम क्लोजअप लेंस है। ये बिल्कुल वही दिखाता है जो आम परिवार खुदरा या रिटेल लेवल पर सामान और सर्विसेज के लिए अपनी जेब से भरते हैं। सेक्शन 2, द 2024 बेस ईयर अपग्रेड। एक दशक से भी ज्यादा समय से भारत का ये CPI कैमरा 2012 के एक बहुत ही पुराने फिल्टर का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब हमें एक ऐसी इकोनॉमी की ब्लरी तस्वीर मिल रही थी जो अब शायद वैसी है ही नहीं। अब यहाँ अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बेसिक सवाल सामने आता है। आखिर ये बेस ईयर या आधार वर्ष होता क्या है? खैर, बेस ईयर वो चुना हुआ रेफरेंस पॉइंट होता है जहां इंडेक्स को 100 मान लिया जाता है। ये तय करता है कि एक आम घर का नॉर्मल खर्च कैसा दिखता है। अगर हमारा आधार ही पुराने जमाने का हो तो महंगाई का मीटर हमें पूरी तरह से एक आउटडेटेड कहानी सुनाने लगता है। और इसीलिए 2026 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा और जरूरी अपग्रेड किया गया। सांख्यिकी मंत्रालय ने CPI बेस ईयर को रीसेट करके 2024 कर दिया, यानी अब 2024 ही वो नया 100 है। सेक्शन 3, इनसाइड द न्यू CPI बास्केट। इस स्ट्रक्चरल बदलाव को सही से समझने के लिए हमें CPI की इस शॉपिंग बास्केट के अंदर झांकना ही होगा। ये बास्केट बिल्कुल एक आईने की तरह है। पुरानी और बेकार हो चुकी चीजें जैसे VCR, टेप रिकॉर्डर और ऑडियो कैसेट्स अब इस लिस्ट से बाहर हैं और इनकी जगह ले ली है आज के खर्चों ने, जैसे OTT स्ट्रीमिंग, एक्सरसाइज इक्विपमेंट और बेबी सिटर्स। ये साफ दिखाता है कि सोसाइटी अब कहां पैसा लगा रही है। और सबसे बड़ा बदलाव खाने पीने की चीजों में दिखा। 2012 में फूड और बेवरेजेस का वजन 42.6% के आसपास था, जो 2024 के नए बेस में गिरकर 36.75% रह गया। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि लोग अब अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ बेसिक खाने पर नहीं बल्कि सर्विसेज पर खर्च कर रहे हैं। 2024 का नया वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन इसी बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। हाउसिंग, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट की अहमियत इस नए कैलकुलेशन में काफी ज्यादा बढ़ गई है। सेक्शन 4, अडॉप्टिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये अपग्रेड सिर्फ कुछ आइटम्स बदलने तक नहीं रुका, बल्कि इसने पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनाते हुए सिस्टम को ही बदल डाला। इसे कहते हैं कोएकोप 2018। कोएकोप 2018 ये असल में यूनाइटेड नेशंस का एक स्टैंडर्ड है। आसान शब्दों में कहें तो ये खर्चों को लॉजिकली उनके पर्पस के हिसाब से अरेंज करता है। मतलब रेंट का खर्च रेंट के कॉलम में और हॉस्पिटल का बिल सीधे हेल्थ केयर में। सब कुछ एकदम क्लियर। इस नए कोएकोप फ्रेमवर्क के फायदे कमाल के हैं। अब चीजें 6 की जगह 12 अलग अलग डिवीजनों में बंट गई हैं। टोटल आइटम्स बढ़कर 358 हो गए हैं। स्कूल फीस जैसे खर्चे अब बड़े डेटा में कहीं छिपते नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात, अब ग्लोबल लेवल पर इंडिया के डेटा को इंटरनेशनल संस्थाएं आसानी से कंपेयर कर सकती हैं। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड शॉक्स एंड इन्फ्लेशन। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया का कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक हमारे इस नए अपग्रेडेड CPI कैमरे में कैसे रिकॉर्ड होता है। इसे एक सिनेमाई केस स्टडी की तरह विजुअलाइज करते हैं। फरवरी 2026 में एयर स्ट्राइक्स की वजह से हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो जाता है। ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह टूट जाती है। मार्च आते आते वहां से गुजरने वाले जहाज़ों की गिनती रोज 10 से भी नीचे गिर जाती है।
और इसका असर, इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट सिर्फ 1 महीने में जंप मारकर $157 के पीक पर पहुंच जाती है। ये एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है, जिसे केमिकल एग्रीकल्चरल नेक्सस कहते हैं। स्टेप 1, कच्चे तेल के दाम स्पाइक करते हैं। स्टेप 2, पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर महंगे हो जाते हैं। स्टेप 3, महंगी खाद की वजह से खेती की लागत बढ़ जाती है। और फाइनली स्टेप 4, फूड सीपीआई एकदम से ऊपर भाग जाता है। डेटा साबित करता है कि ये कितना बड़ा सिस्टेमिक शॉक है। पूरी इकॉनमी में जो असर पड़ा, उसका 71% हिस्सा तो अकेले क्रूड ऑयल वाले चैनल से था। 27% असर डाउनस्ट्रीम कमोडिटीज से आया और सेकेंडरी फ्रेट या माल ढुलाई के इफेक्ट सिर्फ 2% रहे। सरकार अपनी तरफ से ड्यूटी कट करके शॉक को कम करने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट सीपीआई पर एनर्जी कॉस्ट्स की सबसे तगड़ी मार पड़ती है और फूड सीपीआई का वेटेज ज्यादा होने से वो भी बुरी तरह हिट होता है। एस्टिमेट्स की माने तो इस दौरान पीक हेडलाइन सीपीआई 5.0 से 5.6% तक पहुंच जाता है। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। जिस तूफानी रफ्तार से टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स बदल रही हैं, उसे देखते हुए हमारी इकोनॉमी को इस इन्फ्लेशन मापने वाले कैमरे को फिर से पूरी तरह बदलने की ज़रूरत कितनी जल्दी महसूस होगी? सोचिए ज़रूर। इकोनॉमी के इस दिलचस्प एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।